आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हमारी पुलिस फ़ोर्स लगभग 1200 लोगों की है। तो उन लोगों का पर्सनल मैनेजमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सब भी एज़ अ पुलिस ऑफिसर मेरे रूल्स हैं। और इसी तरह से इट्स नॉट सिंपली कि आप जो विजिबल फोर्स है सिर्फ उतना ही काम, बहुत सारी रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा अपडेशन। आप देखेंगे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग कंप्यूटर एंट्रीज करते हैं। अडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ हेरोइन, वो उभरता हुआ एक ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है जो हम पूरे स्टेट में और पूरी कंट्री में ही बल्कि उसका इफेक्ट देख रहे हैं। कांगड़ा ज़िला में भी उसका इफेक्ट देखने में आता है। तो इस ड्रग प्रिवेंशन में दो तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। हमें ये मानना पड़ेगा कि यदि ये इतना हैवी इसका जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है या स्टेट में आ रहा है, तो डिमांड भी डेफिनेटली इंक्रीज़ की है ओवर द ईयर्स। एक और साथ में आता है साइबर क्राइम, वजह सोशल मीडिया क्राइम पे, आप बैंक से किसी के पैसे चले गए, कुछ हो गया फ़ोन कॉल से, मैसेज से, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं और साइबर ट्रेंड्स हैं, साइबर क्राइम के ट्रेंड्स हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें चेंज आता है। और हम एक तरीका साइबर क्रिमिनल्स को डील करने का समझते हैं हम, और तब तक वो नया तरीके से जो है साइबर क्राइम्स होते हैं। तो मैं इसमें बेसिक प्रिकॉशंस यही हैं कि इंसान 2-3 चीज़ें हमेशा याद रखे कि किसी प्रकार की लॉटरी या किसी प्रकार की कोई फ्री सर्विस जो है वो डेंजरस है आज के टाइम में। कोई IPL मैच है या कोई क्रिकेट मैच है तो उसमें पूरा सिक्योरिटी का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लोकल कन्वीनियंस के साथ जो बाहर से लार्ज गैदरिंग आ रही है उसकी पार्किंग फैसिलिटी क्या होगी, वो जो एक वन वेज किस तरह चलाना है ताकि ट्रैफिक चले। और उसी तरह जब टेम्पल्स में आप देखेंगे अभी अष्टमी के फेयर आएंगे, नवरात्रों के फेयर आएंगे, तो उस समय कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और ऑर्डरली मैनर में स्टैम्पेड ना हो, लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी जान माल की सुरक्षा बनी रहे। कभी कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या पूरे फैक्ट्स नहीं पता होने पे भी आपके डिसीजन और आपकी एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो टेक इट एज अ लाइफ एग्जाम्पल और हम आगे बढ़ें। और सेल्फ कंसाइंस और आपके डिसीजन मेकिंग में द वैलिडेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड। इससे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्लास 12 के बाद, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी उस समय प्रोत्साहन भी दिया और शील्ड भी करा, क्योंकि एक यंग एज में जब फेलियर को हम फेस करते हैं तो उसमें आपके रिएक्शंस और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज धर्मशाला में IPS मैडम शालिनी अग्निहोत्री जी के पास, जो हमारे आज के गेस्ट हैं। मैम से हम आज जानेंगे कि मैम का जो सफ़र है वो कैसा रहा, कैसे उन्होंने स्कूल एजुकेशन के बाद कैसे एक लेडी पुलिस ऑफिसर बने और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कैसे वो संभाल रहे हैं इतना बड़ा ज़िला, और पहले महिला पुलिस है मैडम। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि शुरुआती दौर कैसा रहा, मतलब आपकी स्कूल एजुकेशन? देखिए, मैंने स्कूल की पढ़ाई DAV स्कूल धर्मशाला से की है और मैं ट्वेल्थ क्लास तक यहीं पे पढ़ी हूँ। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर किया, और उसके बाद MSc एग्रीकल्चर में ही मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से की। तो मैं बेसिकली ऊना के एक गांव ठट्ठल से हूँ। तो ये क्योंकि धर्मशाला एक काफ़ी एजुकेशनल हब हमेशा से रहा जी। तो मेरी स्कूलिंग एक पब्लिक स्कूल में हुई और काफ़ी अच्छा एक्सपोजर और काफ़ी लर्निंग्स यहाँ पे रही। और उसके बाद कॉलेज भी मैंने काफ़ी प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटी वहाँ से मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो आउट ऑफ स्टेट भी PAU में भी बहुत अच्छा एक इंटरेक्शन और एक बहुत लर्निंग फेज किसी और स्टेट पे जाके वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मैंने काफ़ी कुछ ड्यूरिंग माय स्कूल्स कॉलेजेस पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पे गेन कर पाई। मैम, इसमें आपने उसका एजुकेशन के बाद कोचिंग भी ली इसके लिए या फिर सेल्फ स्टडी थी? नहीं, मैं जब MSc में रेगुलर स्टूडेंट थी तभी मैंने UPSC एग्ज़ाम की जो तैयारी शुरू की थी, और उस दौरान मैं MSc भी साथ में कंटिन्यू कर रही थी।
तो मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन नहीं किया था और मैं अपने एमएससी के फर्स्ट ईयर में ये एग्ज़ाम मैंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दिया था और एमएससी कंप्लीट होने से पहले ही जो है ये एग्ज़ाम मेरा कंक्लूड हो गया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो पढ़ते टाइम ही मैं ये एग्ज़ाम साथ-साथ में तो अटेम्प्ट कौन सा था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर। और मैम सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऑप्शनल कौन सा था आपका जैसे? देखिए मैंने ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी मेंस मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लिए थे। उस दौरान 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे। तो इन्हीं से मैंने अपना जो मेंस का एग्ज़ामिनेशन दिया था। उसके बाद मैम जैसे आप कैरियर में आए तो कैरियर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कैसा लगा मतलब उस टाइम जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं तो? देखिए बहुत नई फील्ड है मेरे लिए और उस समय मैं हिमाचल से पहली बार बाहर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही गई थी और उसके बाद फिर साउथ में जैसे सभी को पता है कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो नेशनल पुलिस एकेडमी जो है हैदराबाद में लोकेटेड है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो इस तरीके से बाहर अपनी किसी ट्रेनिंग या प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए गई थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और एनपीए में आपकी आउटडोर और इंडोर क्लासेस और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उसमें व्यक्ति को इस जॉब को करने के लिए जो बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए, वहाँ पे वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ निर्धारित रहती थी। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ से बढ़कर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस तरह का करियर आपने चूज़ किया है उस पे आप उसको बहुत क्लोजली देखते हो और उसके लिए ट्रेन होते हो और साथ में पूरी कंट्री से यूपीएससी क्लियर किए हुए एस्पिरेंट्स जो हैं आपके साथ वहाँ पे कलीग्स होते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है देश के बारे में, कंट्री के कल्चर्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में और बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं उसको अपनी लाइफ में मानती हूँ। अब इसके बाद मैम जैसे आपका कांगड़ा में जैसे आप आए तो मतलब जब आप एसपी बने तो उससे पहले जो सफ़र रहा वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब वहाँ के जो या फिर जो आपने कॉलेज में सीखा वो चीज़ काम आया लाइफ में? देखिए एक तो आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ है, मैं बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। जी। तो वो स्टडीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आप पुलिस वर्क में अगर उसको अप्लाई करने की बात करेंगे तो जो आपकी बेसिक केमिस्ट्री जो स्टडीज़ है और उसका जो एप्लीकेशन है पुलिस की फोरेंसिक वर्क में है और बहुत सारी चीज़ें आप जैसे फॉर एग्जांपल हम पुलिस में कई बार बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड जो डिकेड डेड बॉडीज़ हम देखते हैं तो कई बार जो आपने बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की स्टडीज़ करी हैं जैसे फॉर एग्जांपल लार्वा किस स्टेज पे आता है, कितने दिन बाद किसी पर्टिकुलर फ्लाई का लार्वा जो है किस स्टेज पे होता है, तो उससे आप डेड बॉडी का एस्टिमेशंस या मर्डर का एस्टिमेशंस लगा सकते हो। तो इस तरह की जो अप्लाइड फील्ड की नॉलेज है वो आपके काम आती है। बट उससे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि कॉलेज या स्कूल में जो इनफॉर्मल एक आपका ग्रोथ होता है और इंटरपर्सनल ग्रोथ होता है वो ज़्यादा किसी भी वर्क फील्ड में काम आता है। तो मुझे बहुत अच्छे एक सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में और बहुत डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला ड्यूरिंग माई स्टडीज़ ऑल्सो। तो वो मुझे लगता है एक एडिशनल टेक अवे है मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से कि जो मेरे को जॉब में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन और एक ऑफिस कोऑर्डिनेशन में जो है काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल रहा है। मैम इसमें क्रिटिसिज्म भी आपको मिला होगा तो वो कैसा दौर था या कैसे आपने वो चीज़ को प्रेशर हैंडल किया उस चीज़ का? देखिए जो मेरा वर्क प्रोफाइल है बहुत ही पब्लिक स्पेस में बहुत ज़्यादा एक अपीयरेंसेस और बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ड्यू टू माय वर्क प्रोफाइल रहती है। तो जब भी हम इस तरीके से हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो स्क्रूटनी में रहते हैं लार्ज स्केल में और हम डे टू डे बहुत ही क्राइसिस में सिचुएशन पुलिस क्राइसिस मैनेजमेंट का ही जॉब है। तो उसमें आप क्राइसिस में डिफरेंट डिसीजंस लेने और बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बहुत जिसमें बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, सोशल टर्मोइल है, वहाँ पे जाके आपको चीज़ें हैंडल करनी है। तो आपके डिसीजंस सही और गलत से ज़्यादा उस पर्टिकुलर टाइम पे डिसाइसिव होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो उस समय के उस मौके के हालात और उस सिचुएशन पे आप जो डिसीजंस लेते हो तो ऑफ कोर्स वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल हैं और
क्रिटिसिज्म और प्रेज़ दोनों ही हमारी लाइफ का पार्ट है। और जब हम प्रेज़ लेने में प्रेज़ से हमें जब कोई शिकायत नहीं है तो प्रोबेबली क्रिटिसिज्म को भी उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ कि क्रिटिसिज्म 2 तरीके का है, एक आपको आगे बढ़ाने का है और आप में कुछ पॉजिटिव एडिशंस हो सकती हैं, और एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो उससे आप सीखें, समझें और करेक्शन की तरफ जाएँ। और कभी-कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या पूरे फैक्ट्स नहीं पता होने पे भी आपके डिसीजंस और आपकी एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो टेक इट एज़ अ लाइफ एग्जाम्पल और हम आगे बढ़ें। और सेल्फ कंसाइंस और आपके डिसीजन मेकिंग में द वैलिडेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड, तो ये मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि इस एटीट्यूड से क्रिटिसिज्म फेस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैम माइंड में स्ट्राइक पहले से था कि मुझे आईपीएस बनना है या कुछ ऐसा था? देखिए, या मुझे मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल और मेरे साथ क्लोजली बड़े हुए हैं, उनसे अगर मैं कभी बात करती हूँ तो वो मेंशन ज़रूर करते हैं कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। लेकिन एक जो सीरियस प्रिपरेशन होती है और सीरियसनेस होती है किसी गोल को अचीव करने में, मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स के दौरान मैं अपने लिए जब करियर सोच रही थी और बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट कर रही थी कि किस तरफ मुझे जाना है अब आगे, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत ही अलग तरीके का फील्ड है और मैंने जो करियर चूज़ किया वो काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं बचपन से ये चीज़ मेरे माइंड में थी, लेकिन इसमें जो सीरियस एफर्ट्स आप कह सकते हो मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स के बाद ही स्टार्ट किए। पेरेंट्स का कितना रोल रहा मैं उसमें, या सॉरी, पेरेंट्स पेरेंट्स का कितना रोल रहा? डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और मैं इससे पहले बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्लास 12th के बाद। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी उस समय प्रोत्साहन भी दिया और शील्ड भी करा, क्योंकि एक यंग एज में जब फेलियर को हम फेस करते हैं तो उसमें आपके रिएक्शंस और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा और मुझे भी खुद पर ट्रस्ट करने के लिए पुश किया और हर एक फेलियर से उसको आगे बढ़ने के लिए मुझे सपोर्ट किया और सहायता दी, और साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो है आप प्रिपेयर्ड रहते हो, और सेटबैक्स के अफेक्ट को जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैम जब आप प्रोफेशन में आए इसमें, मतलब उसके बाद एक पुलिस जब हम देखते हैं तो उसका एक बेसिक हमें काम क्या होता है, मतलब क्योंकि बहुत से लोगों का ये होता है कि यार ये पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो माइंड एक चीज़ होता है कि पुलिस मतलब काम क्या होता है, अगर एक जनरल बात करें किसी से कि बताएं। देखिए, पुलिस का जो एग्जीक्यूटिव रूल है वो अ, देश में जो भी लीगल सिस्टम है, लॉ है, उसको एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना और उसके तहत ही डिसीजंस लेना, ये हमारा बेसिक और सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट काम है। अब इसमें आप क्राइम प्रिवेंशन एक फील्ड है। क्राइम प्रिवेंशन के बाद उसका डिटेक्शन, अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको डिटेक्ट करना और जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी लोग उसमें कल्प्रिट्स हैं, उनको लीगल प्रोसीजर का उनको पार्ट बनाना। और उसके साथ ही उसमें बहुत सारी अन्य फील्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त का एक पार्ट है। या आपके शहर में आप जिस भी जगह हैं तो ट्रैफिक इतना क्योटिक ना हो कि लोग उससे चल ना पाए, या इतना इश्यूज़ वो क्रिएट करे कि मोबिलिटी या आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल उस तरह से अफेक्टेड हो। तो ट्रैफिक पुलिस डेफिनेटली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पार्ट है, और उनका काम ट्रैफिक को मोबिलाइज रखना है ताकि लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ या कोई ऐसी स्थिति ना आए जिसमें लोगों को इतना इनकन्वीनियंस हो कि वो बहुत सारे एग्रेसिव गलत डिसीजंस ले, या फिर मोबिलिटी इफ़ेक्ट हो, या हमारा जो डे टू डे वर्क है वो अफेक्ट हो। लेकिन जो मेजरली हमारा वर्क है वो क्राइम डिटेक्शन और प्रिवेंशन है, और लॉ एंड ऑर्डर उसका सेकंड फील्ड है। अब उसमें आप बंदोबस्त देखते हैं, जैसे अब कोई आईपीएल मैच है या कोई क्रिकेट मैच है तो उसमें पूरा सिक्योरिटी का भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि लोकल कन्वीनियंस के साथ जो बाहर से लार्ज गैदरिंग आ रही है उसकी पार्किंग फैसिलिटी क्या होगी, वो जो एक वन वेज किस तरह चलाने हैं ताकि ट्रैफिक चले। और उसी तरह जब टेम्पल्स में आप देखेंगे अभी अष्टमी के फेयर आएंगे, नवरात्रों के फेयर आएंगे, तो उस समय कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और ऑर्डरली मैनर में स्टैम्पिड ना हो, लोगों की सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी जान माल की सुरक्षा बनी रहे।
ये हमारे काम है। और इसके साथ ही आप बढ़ते ट्रेंड्स देख रहे हैं, अभी साइबर जी। एक नया उभरता हुआ फील्ड है, तो उसमें क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन और उसके साथ अपनी ट्रेनिंग हमारा एक और एस्पेक्ट है, जिसमें हम अपने आप को डे टू डे वर्क में अपडेट कैसे करें, नए क्राइम्स को, पैटर्न्स को कैसे समझें, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ऑफिस वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो एक पुलिस फोर्स होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। जैसे आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो हमारी पुलिस फोर्स लगभग 1200 लोगों की है। तो उन उन लोगों का पर्सनल मैनेजमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये सब भी एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे रूल्स हैं। और इसी तरह से इट्स नॉट सिंपली कि आप जो विजिबल फोर्स है सिर्फ उतना ही काम है, बहुत सारी बैकग्राउंड। रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा अपडेशन। आप देखेंगे पुलिस स्टेशंस में बहुत सारे लोग कंप्यूटर एंट्रीज करते हैं। जी। सो दोज काइंड ऑफ रोल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पुलिसिंग। तो बट मेजरली इनको दो फंक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड लॉ एंड ऑर्डर वर्क्स। एक चीज़ अभी जैसे ड्रग के ऊपर, चिट्टे के ऊपर अभी जैसे बड़ा ज़्यादा हो गया है, तो उस चीज़ के ऊपर कैसे हम रोक सकते हैं या कैसे क्या किया जा सकता है उसको? देखिए, एनडीपीएस एक्ट जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को जो है उस श्रेणी में रखती है जो कि उनका कंजम्पशन पोजीशन जो है वो बैंड है या इलीगल है। और अभी रिसेंट टर्म्स में चिट्टा, जिसको हम समझते हैं एडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ हेरोइन, वो उभरता हुआ एक ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम है जो हम पूरे स्टेट में और पूरी कंट्री में ही बल्कि उसका इफेक्ट देख रहे हैं। कांगड़ा ज़िला में भी उसका इफेक्ट देखने में आता है। तो इस ड्रग प्रिवेंशन में दो तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करना, क्योंकि ये हिमाचल में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हमें हमेशा ये बाहर के हमारे नेबरिंग स्टेट से जो है इसकी सप्लाई आती है। तो उन सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करना, उनकी जो एक सप्लाई नेटवर्क्स में लोकल लोग जो पेडलिंग की एक्टिविटीज़ में इलीगल उनको स्मगल कर रहे हैं, उन नेटवर्क्स को ब्रेक करना। और जो लोग इसको एज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स इससे ले रहे हैं, उन लोगों पे एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल उनका रिसोर्सेज को ढूंढना और उसके बाद उन पे एक्टिविटी करना, ये सब एक सप्लाई नेटवर्क्स को ब्रेक करने की चेन है। और दूसरा इसका पहलू डिमांड रिडक्शन है, क्योंकि हमें ये मानना पड़ेगा कि यदि ये इतना हैवी इसका जो ट्रेंड देखने में आ रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है या स्टेट में आ रहा है, तो डिमांड भी डेफिनेटली इंक्रीज़ की है ओवर द ईयर्स। तो इस डिमांड रिडक्शन के लिए यंगस्टर्स से, जो ससेप्टेबल ग्रुप्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनसे बात करना, उनको इसके विषय में अवेयर करना और उसके साथ उनसे एक इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन स्थापित करना कि ये किस तरह की समस्या से हम जूझ रहे हैं। और साथ में पेशेंट मैनेजमेंट, अगर कोई विक्टिम है, अगर कोई ऑलरेडी एडिक्ट है, तो उसको किस तरीके से मेडिकली मैनेज करके दोबारा रिहेबिलिटेट करके सोसाइटी से इंटीग्रेट करना है, वो एक पार्ट है। तो मैं समझती हूँ कि ये दो स्ट्रैटेजीज़, जिसमें डिमांड रिडक्शन और सप्लाई चेन ब्रेक करना, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और हमें जो लोग अभी एडिक्ट नहीं है उनको अवेयर और उनको उसमें एडिक्शन में जाने से बचाना है। जो लोग जा चुके हैं उनको मेडिकल हेल्प से वापस लाना है। और जो लोग इसको फाइनेंशियल गेन्स के लिए लार्ज स्केल पे सप्लाई कर रहे हैं और नेक्सस इसमें डेवलप किया, उसको ब्रेक करके जो है इन जो क्रिमिनल ग्रुप्स हैं इनको टारगेटेड वे में जो है लीगल इनके खिलाफ जो एक्शन हमको इनिशिएट करना है। मैं एक और साथ में आता है साइबर क्राइम, वजह सोशल मीडिया क्राइम का, या बैंक से किसी के पैसे चले गए, कुछ हो गया फ़ोन कॉल से, मैसेज से, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं और साइबर ट्रेंड्स हैं, साइबर क्राइम के ट्रेंड्स हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली उसमें चेंज आता है। और हम एक तरीका साइबर क्रिमिनल्स को डील करने का समझते हैं और तब तक वो नया तरीके से जो है साइबर क्राइम्स होते हैं। तो मैं इसमें बेसिक प्रिकॉशंस यही हैं कि इंसान दो तीन चीज़ें हमेशा याद रखे कि किसी प्रकार की लॉटरी या किसी प्रकार का कोई फ्री सर्विस जो है वो डेंजरस है आज के टाइम में। आप किसी प्रकार की फ्री सर्विस को जो है अवेल करने से पहले उसको प्रॉपर वेरीफाई करें और उसको समझें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पर्सनल बैंक डिटेल्स, जिसमें आपका एटीएम कार्ड का नंबर हो सकता है, डेबिट कार्ड का नंबर हो सकता है, पिन हो सकता है, ओटीपी हो सकता है, उसको जो है किसी से भी किसी भी हालत में शेयर नहीं करें। यदि आपको कोई डाउट है कि कोई बैंक से जेन्युइन कॉल है या कुछ है, तो आप नियरेस्ट जो आपकी बैंकिंग फैसिलिटी है उससे बात करें, उससे मिलें जाके, और उसके बाद ही ऐसी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशन है कि आप पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में, मुझे लगता है उसी को अपना के सब लोग सेफ रह सकते हैं।
और कई बार बैंक ऑफिशियल्स के नाम पे, और अभी रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट नाम से एक फ्रॉड चल रहा है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स या सीबीआई ऑफिशियल्स या रेवेन्यू ऑफिशियल्स उनकी डिस्गाइज में जो लोगों को जो है घर पे ही उनके अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि इस तरह का कोई ना तो लीगल वे है ना ही कोई इस तरह की प्रोसीडिंग करता है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचें। और यदि आप किसी साइबर क्राइम का शिकार हैं या आपको सेक्सटॉर्शन के कोई कॉल्स आ रहे हैं या कोई इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं कि आपका फैमिली मेम्बर या आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपके नाम से कोई पार्सल जिसमें कोई कॉन्ट्राबैंड है वो रिसीव हुआ है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप वेरीफाई ज़रूर करें। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विजिट करें। साइबर टोल फ्री हेल्पलाइन 1930 है, इस पे आप कॉल करके तो सचेत रहिए। और किसी भी चीज़ को विश्वास करने से पहले जो है उसको क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। और अपने पर्सनल डिटेल्स खासकर जिसमें फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उसको किसी भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से शेयर ना करें। इसके बाद एक चीज़ आती है कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं आप, क्योंकि एक प्रेशर वाला जॉब रहता है ये वाला। हाँ, हरदम कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी वर्किंग लोग हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, उनका प्रोफेशन चाहे पुलिस है चाहे कोई भी है, वो उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आपके दिन में 24 घंटे आपके पास है तो उसमें से अगर आप 8 घंटे अपने काम पे देते हो तो वो दिन का एक रूटीन है, एक वर्क है, एक पार्ट है और उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप अपना 100% एक टाइम पे एक जगह दें तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी ज़्यादा। अब आपने आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट डिसीजंस क्या के लिए मैम? देखिए, डिफ़िकल्ट डिसीजंस तो मैं मतलब टेम्परेरीली आपको कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट या ईजी लगती, बट अगर मैं सोचूंगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इस एग्ज़ाम को देना और इस करियर की तरफ अपना रुझान देना और उसकी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना भी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और मेरा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का फील्ड है और मेरे को जो एडवाइस मेरे टीचर्स से मिली थी वो कम्प्लीटली टू कंटिन्यू ऑन दी प्रोफेशनल लाइन जो मैंने चूज़ करी। बट उस समय ये एक रिस्क भी था और साथ में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एक डिसीजन था मेरे लिए कि किस तरफ मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद जॉब में कई बार ऐसी सिचुएशंस और कई बार ऐसी हालात आते हैं कि जिसमें आप बहुत डिफ़िकल्ट आप डिसीजन आपको लेने रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्राइम में जो एक्यूज़ड है वो कोई माइनर है, या कभी आप ऐसे केसेस देखते हो जिसमें कोई बच्चे जो ऑर्फन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्राइम और बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन सिचुएशंस। तो उन बच्चों को किस तरह से डील करना है, किस तरह से उनको रिहैबिलिटेट करना है, और वो ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ या ऑप्टिमम सिचुएशंस आपके पास नहीं रहती। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अनसॉल्व चले जाते हैं, तो उनसे मूव ऑन करके डेली आपको ऑफिस आना है और दोबारा हर दिन एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करना है, उसको कोशिश रखनी है। तो आपको अपने कलीग्स अगर कुछ वो गलत करते हैं उनको पनिशमेंट देना है। और ये सारे डिसीजंस जो आप डेली लेते हो और कई बार आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स जो हैं आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो हमेशा इस तरह की डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने के लिए सिचुएशंस ऐसी आती रहती हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन कि मैं कभी जॉब छोड़ने का दिल भी किया? नहीं, अभी तो नहीं। मुझे पुलिस का काम पसंद है और आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट जहाँ पे भी मुझे अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं काम करने की, और मुझे मेरे कलीग्स और सबॉर्डिनेट्स पब्लिक का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी और अभी तक तो आई डोंट फील लाइक लीविंग दिस जॉब। आपकी अच्छी बात यह है कि आप जनरल पब्लिक से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, उनको बिल्कुल बराबर टाइम देते हैं आप। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? फिर लोग आपसे मिलते भी हैं, आपसे राय भी लेते हैं, फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी हैं आप, तो कैसे मैनेज करते हैं वो चीज़? देखिए, ऐसे सब लोग कहते हैं कि इफ़ यू लव योर जॉब, अगर आपको अपना काम पसंद है तो लाइफ अपने आप इजी होती है। तो मुझे लगता है वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है और लोगों से कनेक्टेड रहना इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब, क्योंकि रियलिस्टिक फीडबैक और रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप ग्राउंड लेवल पे आपके ईयर्स और आईज़ हैं।
तो अपार्ट फ्रॉम अदर ऑफिशियल चैनल्स जिसमें हमारा एक सर्विलेंस इंटेलिजेंस नेटवर्क होता ही है, बट पब्लिक से कनेक्ट रहने में इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट एंड मोर ट्रू। और दूसरा, आई शेयर एक्सपीरियंसेस, आई लिसन टू पीपल। मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से मुझे भी कुछ नया सीखने में मिले। एंड मैंने जब इस जॉब में आने का डिसाइड किया था तो उसमें भी वन ऑफ द रीजंस वाज कि नई जगह, नए लोग एंड नए एक्सपीरियंसेस लाइफ लॉन्ग मुझे मिलते रहेंगे बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो ये आई थिंक आई इक्वली इन्जॉय इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, school kids, aged people, and try to be transparent and clear about my communication to the people I serve, the districts I work in. तो सोशल मीडिया के माध्यम से आई ट्राई टू बी इन टच एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आई ट्राई टू गिव देम नंबर्स। एंड कोई ऑफिस विजिटर है तो आई ट्राई टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम एंड देन हेल्प देम इन वट एवर वे आई कैन। तो इट इज़ अ म्यूचुअल एरिया ऑफ आई थिंक कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। और मुझे भी इससे आई ऑल्सो फील पॉजिटिव एंड आई ऑल्सो फील हैप्पी टू गिव बैक टू द सोसाइटी जहाँ पे मैं बड़ी हुई। मैं कभी ऐसा भी हो कि आपको धमकियाँ आई हुई या पॉलिटिशियन हो गए कई बार या बिजनेसमैन हो गए कि यार ये वाला काम हमारा करवा दो या ये वाला ये लड़के को छोड़ दो, ऐसा कुछ किससे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखिए, रेफरेंस कॉल्स आना कि कोई किसी के बारे में कुछ आपको फीडबैक दे रहा है कि मे बी ये पर्सन ऐसा नहीं है, बट हो सकता है वो सर्कमस्टेंसेस में जो भी है वो एक सेपरेट इशू है। बट ऐसा कोई फोर्सफुली मुझे किसी ने कहा हो कि नहीं यही करना है या इसी तरीके से करना है, वैसा तो अभी तक नहीं हुआ है। बट वी डू गेट, हम भी रेफरेंस कॉल्स एज अ फीडबैक लेके कि वेदर मेरा जो टीम ऑन ग्राउंड वर्क कर रही है वो सही डिसीजंस ले रही है या नहीं ले रही है, उस तरह के कॉल्स आर मोस्ट वेलकम। बट कोई फोर्सफुल या कोई ऐसा थ्रेटन किसी ने कभी किया हो तो दैट आई विल से नो। मैम, यूथ के लिए कोई मैसेज आपका? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी से ये कहना चाहूँगी कि ऑल ड्रीम्स आर अचीवेबल। आपको सिर्फ उसको डिसाइड करना है और उस पर काम करना है। और ये सिंपल लाइन है, बट आपकी जो कमिटमेंट है अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। और टाइम्स डिफ़िकल्ट होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, फेलियर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन फील करते हो या आपको लगता है कि देयर इज़ नो मोर होप इन योर लाइफ। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि फेलियर्स सभी ने देखे। एवरीवन जो आज सक्सेसफुल है वो कभी न कभी फेल हो रहा है। एंड इन फैक्ट सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, ये जर्नी है। मैं एसएसपी बनने के बाद भी आई फील कि समटाइम्स आई फेल, या कोई भी जो प्रोफेशन करता है समटाइम्स दे फेल। सो लाइफ गोज़ ऑन और ये लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। आपको इसको 100% कमिटमेंट के साथ जीना चाहिए। और जो भी आज आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है वो कल नहीं रहेंगे। तो बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स। और गॉड और ऑलमाइटी और एनी सुपर पावर्स और डेस्टिनी, जो जिस भी चीज़ में आप मानते हैं, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू टू अचीव समथिंग जो आप दिल से चाहते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।